हाँ जी दोबारा से हाँ सर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होगी सर, थोड़ा सा और, थोड़ी सी बढ़ाना सर, बढ़ाना बस, ठीक है अभी ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्रभजोत, गुड आफ्टरनून आश्राम पर संजना, सभी को गुड आफ्टरनून। आपको आवाज क्लियर आ रही है? दूसरा, स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? अगर कोई भी इशू है तो आप पहले चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैसेज करना है आपने अदर जगह पे, ठीक है? ब्लर कैसे, ब्लर आ रही है अभी भी? चेक करना आप। हाँ जी, यहां से तो क्लियर दिख रहा है। संदीप आपको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन को थोड़ा डार्क करनी है सर, ठीक है। तो मैं ऐप पे देख रहा हूँ, उस पे ब्लर तो नहीं आ रहा? दिखाना, ठीक है सर। सो कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा नहीं काफी किया था, 2 घंटे लगे रहे थे डिस्कशन में ही। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, हाँ जी, क्वालिटी थोड़ी ऑफ करिए। हाँ मुझे ये देखना है बस, ये देखने चाहिए इन्हें से। आज हम करेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट है आपका ज्योग्राफी का, दैट इज मैप पॉइंटिंग, है ना? मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको डिस्कशन जो करना है दैट इज मैप पॉइंटिंग का। जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है तब मैं मैप पॉइंटिंग कराता हूँ, जब एंड हो जाती है तब भी मैप पॉइंटिंग करवानी पड़ती है, ताकि आपको पता रहे कि वर्ल्ड के मैप पे कहाँ पे कौन सी जगह है। इंडियन ज्योग्राफी जब चलेगी तो इंडियन ज्योग्राफी का भी मैप बनाएंगे। मैप पॉइंटिंग में आपको सबसे पहले देखना होता है अर्थ के ऊपर क्या है,
कॉन्टिनेंट्स, सो मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपको देखना है मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद मेजर रिवर्स ऑन द अर्थ, मेजर रिवर्स के बाद लेक्स इन द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेटोज भी देखना चाहिए, बट प्लेटोज में आपको कराऊंगा प्लेट टेक्टोनिक में। जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे तो वोल्केनिक आइलैंड के साथ या वोल्केनिक एक्टिविटीज के साथ मल्टीपल टाइप के आपके प्लेटोज हैं, तो प्लेटो ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। और वाटर बॉडीज में आपका ओशन आ गया, बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड, मेजर स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। स्ट्रेट्स के बाद आएगा इस्थमस, और इस्थमस के बाद मैं आपको कराऊंगा ट्रेड रूट्स, मेजर ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले आपको देखने कॉन्टिनेंट्स मतलब कितने महाद्वीप हैं पूरे विश्व भर में, कितने ओशन है, कितने महासागर हैं, कितनी रिवर्स है, कितनी नदियां हैं, कितनी लेक्स हैं, कितनी झीलें पाई जाती हैं, कितनी माउंटेन्स हैं, मेजर माउंटेन रेंजेस, है ना, तो कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं पूरे विश्व में, कितने स्टेट्स हैं। स्टेट्स का नाम थोड़ा सा आपको फनी लगेगा हिंदी के हिसाब से, बट इसको कहते हैं जल डमरू मध्य, है ना। दूसरा इस्तेमाल जो इसको कहते हैं स्थल डमरू मध्य। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आता है ट्रेड रूट, मतलब आपके व्यापारिक रास्ते, है ना। सो ये आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं के बारे में। उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा सोर्सेज, हाँ सोर्सेज पहले डिस्कशन करते हैं, फिर इनके बारे में चलते हैं। सबके दिमाग में ये रहता है कि पढ़ें कहाँ से, कौन सी सोर्स को फॉलो करना है। पहला तो क्लासेस कंटिन्यू लगाइए, दूसरा अगर आपको साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी खरीदनी नहीं है, ई पाठशाला से आप ऐप है वहां से आप इसको ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करा लीजिए, और अगर बजट है तो खरीद लीजिए। तो खरीद लीजिए 9th की 6th to 8th अगर आप एनसीईआरटी अगर खरीद रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि आपका अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है दिमागी, और मैं ये चाहता नहीं कि आप ऐसा फील करें। आप बड़े हैं प्रॉपर, आपका दिमाग जो है प्रॉपर काम करता है, तो आपको 6 to 8 नहीं पढ़नी है। मैं आपको बताऊंगा 6 to 8 पढ़ के फायदा क्या है और नुकसान क्या है ना। तो बिल्कुल अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं, आपने तो 10th लेवल की सारी पढ़ाई भूल चुके हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बीटेक की है, एमटेक की है, या मैंने बीएससी करी है, एमएससी करी है, मेरा तो रुझान ही नहीं रहा, मैंने बीकॉम करी, एमकॉम करी, भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, तो फिर 6 to 8 पढ़ सकते हैं। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि आप 6 to 8 पढ़ेंगे, वो बेसिक है, फिर 11th 12th में वही दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए 9th 10th 11th 12th पढ़ सकते हैं, बट 6 to 8 पढ़ना बेनिफिशियल नहीं है। तो पहले बात करते हैं क्लास 6th की। क्लास 6th 7th 8th में आपको अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इसमें पहला जो चैप्टर है दैट इज आपका अर्थ या फिर सोलर सिस्टम। पहला इसका चैप्टर यही है, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको इजिली। अगर आप स्टेट बीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आपके पास है ग्लोब। ग्लोब में होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बिल्कुल आपके बेसिक्स के लिए है, जिनको आप बाद में पढ़ेंगे, इमेजिनरी लाइंस ऑन दी अर्थ। तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इसमें प्रॉपर्ली मेंशन कर रखे हैं। आज के लिए मेरी तरफ से आपको होमवर्क यही है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है जितना आपसे पढ़ा जा सके, और उसमें आपको बताऊंगा कि मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो उसके बाद है मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन। सो मोशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, मिनिमम तो ग्रेजुएशन करके ही बैठे हैं सभी यहाँ पे, या फिर जिसने
पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो आपके लिए 6 क्लास की 100-200 पेज की किताब कोई बड़ी नहीं है, बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ज्यादातर 2-4 पेज तो इसमें फालतू होते हैं, है ना, जिसमें पिक्चर्स ज्यादा बना रखी होती हैं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर डाल रखे होते हैं, तो वो सब चीजें आपने नहीं पढ़नी है। मोशन ऑफ द अर्थ में आपके रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष तल पर कैसे घूमती है या पृथ्वी सूर्य के अराउंड कैसे घूमती है, तो एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास होगा मेजर डोमेन्स या फिर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये आपका 1 to 3 लेक्चर चैप्टर है ये, इसको मैं C1 C2 C3 कर देता हूँ। फोर्थ नहीं करना है आपने, फोर्थ में मैपिंग है, तो आपको कार्टोग्राफर नहीं बनना है कि आप आगे जाके मैप्स बनाएंगे, है ना। तो आपने चैप्टर 4 को छोड़ के 4 को छोड़ के 5th and 6th करना है। यहाँ पे 5th और 6th को मैंने इकट्ठा ही यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, तो आपने 5th और 6th को पढ़ना है। और ये है आपका मेजर डोमेन्स या फिर लैंडफॉर्म्स। मेजर डोमेन्स या लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि माउंटेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, प्लेटोज होते हैं। सो डोमेन्स या फिर लैंडफॉर्म्स मतलब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स या अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं आपका 5th and 6th चैप्टर में। 7th में है आर कंट्री इंडिया, तो इसमें भारत के बारे में दे रखा है 7th चैप्टर में, आर कंट्री डैश लगा के लिखा है इंडिया, तो इंडिया के बारे में कुछ एक चीजें दे रखी हैं। लास्ट में आपके पास आता है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कि इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। इंडिया में कौन कौन से टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है। एंड लास्ट आपके पास आता है वेजिटेशन में आपको कराया बायोम्स में, हमने सारे ही किए हैं, टुंड्रा है ना, डेजर्ट बायोम, तो वैसे ही वेजिटेशन कौन सी है। और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं कि भारत में वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, सिंपल। तो ये आपका 6th क्लास का एनसीईआरटी है। एक दिन लगना चाहिए मिनिमम, एक दिन, संडे को पढ़ लेना इसको, संडे को क्लास होती है, आज शाम को पढ़ लेना, बाकी सब कुछ मत पढ़ना, टाइम निकालना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे फिर प्रवचन सुबह सुबह, जब हम क्लासेस लगाते थे हमारे टाइम पे, जब 8 आवर्स की क्लासेस होती थी, है ना, यहाँ की तरह नहीं है कि आज आए कल नहीं आए, आज आए कल नहीं आए, राइट। तो वहां पे जब हम क्लासेस लगाते थे तो 8 आवर क्लास होती थी। 8 आवर से पहले 2 आवर्स आपको अपने आप को उठाने को, नहलाने को, तैयार करने को लगते हैं, और उसके बाद 1 आवर आपको वापस आने को भी लगता है। उसके बाद भी यू हैव टू गिव 4 आवर्स पर डे। अगर आपको लग रहा है आपने क्लास लगा रही है और बहुत आपने दिल्ली फतेह कर ली है, तो वो कुछ नहीं है, आपको 2 घंटे शाम को 2 घंटे सुबह देने पड़ेंगे अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने आए हैं तो ये 6 घंटे बहुत हैं, या जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ शाम के टाइम में, समझ सकता हूँ इंसान ही है, फटीग होती है, थकान होती है, जाके रेस्ट करके 2 आवर्स प्लीज दीजिए। सोने से पहले 2 आवर्स करिए। मॉर्निंग में भी 2 आवर्स आपको करने पड़ेंगे, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, तभी आप कुछ ग्रैब कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको 2 घंटे का पढ़ाना है, वो 2 घंटे का आपका दिमाग अगर इतना ज्यादा तेज है कि आपने पढ़ा और आपके दिमाग में एक एक चीज फिक्स हो गई है, फिर तो जरूरत नहीं पढ़ने की। जब इकोनॉमिक्स का जो आपने सुबह पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेटल है, आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, उतने तेज है आप, फिर तो नोट्स भी मत बनाइए, फिर क्लास ही लगाइए, उसके अलावा कुछ मत करो। बट अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है एज पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, है ना, अगर आप गॉड गिफ्टेड माइंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको जरूरत पड़ती है, भूल जाते हैं, तो फिर उसके लिए रिवीजन जरूरी है ना। और रिवीजन के बाद लास्ट में रिकॉल, जहां पे आपको सब कुछ किताब बंद करके लिखना है खुद कि आज क्या मुझे याद रहा, राइट। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत जनरल लेवल की है। अब मैं अगर आपको एनसीईआरटी कोर्स कराने लगूंगा तो फालतू होएगा, है ना, तो इसलिए ये नहीं करवा सकते। तो ये आपने पढ़ लेना है। अब इस हफ्ते के लिए मेरी तरफ से आपको यही काम है। क्लास 7 की एनसीईआरटी में
नेक्स्ट वीक बताऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक में आपको 8th की बताऊंगा, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो चीजें मैंने करवाई नहीं है, मतलब जो आप ये चैप्टर देख रहे हो ना, ये मैं आपको करवाऊंगा भी आज, राइट। इसमें से लगभग आप देख के चलो 1 2 3 4 5 6 इंडिया तक तो हो जाएगा। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट में आपको बताऊं तो इंडिया में 2 प्रकार का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो एमसीक्यू में आता है तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप टिक कर सकते हो। उसके बाद वेजिटेशन की बात बताऊं तो इंडिया में इक्वेटर से लेके पोल तक जितने भी क्लाइमेट पड़ते हैं सारे इंडिया में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल डेसिडियस भी है, उसके बाद आपके पास डेजर्ट बायोम भी है, ग्रासलैंड भी है, सब किया है आपने ये एनवायरनमेंट में। और साथ साथ में आपके पास टुंड्रा बायोम भी है। तो ऐसा कोई क्लाइमेट नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कृपा करके वेजिटेशन भी आपको मालूम है, मतलब आपके पास सामने दे रखा हो ना, तो आप टिक करने लायक होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ ये आपके बायोडाइवर्सिटी में हुआ है। अब आपके सामने कुछ एक स्पीसीज के नाम दे रखे हैं, आप इजीली उससे डिटेक्ट कर सकते हैं इंडिया में है कि नहीं। कैमल है हमारे पास, स्नो लेपर्ड है हमारे पास, एप की वैरायटी है, हुलक गिवन मैंने लिखवाया है आपको। तो ऐसे कुछ एक स्पीसीज के नाम होंगे जो कि इंडिया में पाई जाती है। बट ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें क्या डाला होगा, राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, फ्लावर क्या है, तो ये सब चीजें इसमें डाली होंगी। 6th क्लास के बच्चे को इतनी चीजें याद रहे ना तो इनफ होता है। जैसे थर्स्टी ग्रो वो लिखना है, माई फेवरेट फ्रेंड है ना, माई पापा, ये सब लिखवाया जाता है। 6th क्लास में आपने ये सब लिखा है, पॉइंट पढ़ी है आपने, तो 6th क्लास के बच्चे को सिर्फ ये चीजें ही समझा दी जाए बहुत है। और उसको सोलर सिस्टम में यूनिवर्स नहीं पढ़ाएंगे, बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। चंदा मामा दूर के ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है उसको, सूर्य देव है ना, जैसे सनलाइट पड़ रही है ना, तो उनको धीरे धीरे समझाया जाता है ताकि वो अपने माइंड को डेवलप कर सके। 10-12 साल का बच्चा है और आप इस टाइम पे उनसे 10 इयर्स आगे ही चल रहे हैं, तो 10 साल आगे हैं, तो फिर आपको सब पता है। दैट इज भाई, इसको आपने कर लेना है आज प्लीज, ये आज का मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। ऑनलाइन वॉइस को क्या हो गया, आवाज आ रही है अशाम्बल, यहां से बंद हो गया, चल रहा है बाहर की तरफ लगाते हैं, यहाँ पे क्लियर है। कुछ लोगों को नहीं क्लियर है, आप रिफ्रेश करिए। संजना कह रहे हैं क्लियर है, प्रभजोत भी कह रहे हैं क्लियर है। ओके ओके ओके, बाहर निकालना पड़ेगा, गिरे ना बस, ठीक है जी। तो ये है आपका वर्क, होमवर्क। पता क्या आपके माइंड में एंड ऑफ द डे तक ये रहता है, एनसीईआरटी नहीं करी हमने, एनसीईआरटी नहीं करी, ये एक बड़ा बोझ है दिमाग में। टॉपर्स कह देते हैं, टॉपर्स टॉक में, कि हमने तो पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो आपने एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है। जो जो साथ में चल रहा है उसकी एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे। जब मुझे लगेगा कि 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने का समय आ चुका है, तो मैं आपको उस दिन कह दूंगा कि 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जैसे 7th क्लास के एनसीईआरटी में एनवायरनमेंट, मतलब आपके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना, ये मैंने करवाया आपको एनवायरनमेंट में। किताब का नाम भी यही है, आर एनवायरनमेंट। क्लास 6th की एनसीईआरटी का मतलब क्या है, जो नेम है दैट इज अर्थ द हैबिटेट, मतलब पृथ्वी हमारा आवास स्थान, जहां पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी के बारे में दे रखा है इन्होंने स्पेशली, कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है, पृथ्वी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, पृथ्वी घूमती है और रेवोल्यूशन करती है। ऑल्सो पृथ्वी में डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, पर्वत, पहाड़, समंदर, सब यहाँ पे लेक्स वगैरह। आर कंट्री इंडिया, बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन से लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, है ना। लास्ट में इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी में ये समझाना चाहते हैं आर एनवायरनमेंट, कि हमारे नियर बाय कौन कौन सी चीजें। एटमोस्फेयर में गैसेज होती है, डिफरेंट टाइप की आपके पास गैसेज हैं, राइट। सबसे मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन। साथ साथ में एनवायरनमेंट में आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि भूमि के ऊपर या लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, लैंड किसे कहते हैं, है ना। तो बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं लैंड के ऊपर। उसके बाद आप बताना चाहते हैं कि ओशन नाम की चीज होती है, रिवर नाम की चीज होती है, जिसमें पानी बहता है ना। साथ साथ में आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, एटमोस्फीयर हो गया, बाकी वाटर साइकिल अगला चैप्टर है इसमें। तो इसमें आगे आप बताना चाहते हैं इनसाइड द अर्थ, नेक्स्ट जो चैप्टर है, कि पृथ्वी की
सतह के नीचे या आंतरिक भाग में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। आर चेंजिंग अर्थ, अर्थ के ऊपर कुछ एक चेंजेस होते हैं, कई बार सुनामी आती है, कई बार अर्थक्वेक होता है, ज्यादा बारिश से या ज्यादा बाढ़ आने से चीजें इरोड हो जाती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो ये सब चीजें बच्चों को बता रहे हैं। आर चेंजिंग अर्थ, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट एयर, पूरा चैप्टर एयर के ऊपर है कि जो आप हवा देखते हैं, जो हवा चलती है ना, 7th क्लास तक पता होता है आपको हवा क्या होती है। तो एयर में आप ये बता रहे हैं कि एयर कोई सिर्फ एक इनविजिबल थिंग नहीं है, इस एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में आप बच्चों को बता रहे हैं कि बारिश कैसे होती है, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट होने के बाद बारिश होती है। जो पानी आप मिलियन ईयर्स पहले यूज कर रहे थे, वही पानी आप बार बार वाटर साइकिल के थ्रू उसको पी रहे हैं, अभी भी वही आप यूज कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बताया कि यहाँ पे चीजें रिपीट होगी। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन था एक, जिसमें 6th जो आपका चैप्टर, उसमें अगेन यही लिखा हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक तो नॉर्मल इन्वायरमेंट, एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में ये दर्शाना चाहते हैं कि जहां पे इंसान रहते हैं, मतलब आपके मानव के नियर बाय का पर्यावरण। तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट, लोग कैसे सेटल होते हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर है। फिर अगेन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब यहाँ पे अगेन क्लाइमेट की बात कर रहा है, वो भी भारत के क्लाइमेट की। मतलब धीरे धीरे बच्चों को आगे आगे बेसिक से अगली क्लास में बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट में है लाइफ इन द डेजर्ट, मरुस्थल में लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है। तो बच्चों को पहले ये बताया जा रहा है कि आप नियर बाय सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट के बच्चे कम ही पढ़ रहे हैं। ज्यादातर ऑल ओवर इंडिया जो है सबने डेजर्ट नहीं देखा, रेगिस्तान नहीं देखा। तो बच्चों को ये पहली बार चीज सिखाई जा रही है कि एक डेजर्ट नाम की चीज होती है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, वहां पे ऊंट नाम की चीज पाई जाती है, जो कि आप मेलों में घूमते मम्मी पापा के साथ जाके, है ना। तो उनको बच्चों को धीरे धीरे सिखाया जा रहा है कि डेजर्ट नाम की भी एक चीज है। उसके बाद 8th क्लास की एनसीईआरटी मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, 7th में करूंगा लेटर ऑन, जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ कर लेंगे। 8th क्लास के एनसीईआरटी रिसोर्सेज के बारे में है, जैसे मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स, और अगेन इसमें दोबारा से वही रिपीट है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज। ये 3 बार अभी 9th में भी रिपीट होगा, ये 10th में भी रिपीट होगा, 11th 12th में जाके फिर रिपीट होगा, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ये जाएगा आपका क्लाइमेटोलॉजी में। तो इसलिए अभी इसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट नॉर्मल चीजें बताना चाहिए। सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेजिटेशन हमारे पास इक्वेटर से लेके पोल तक जितनी पाई जाती है, सारे टाइप के हमारे पास वेजिटेशन है। एंड वाइल्ड लाइफ आपने पढ़ाई है बायोडाइवर्सिटी में। तो ये पहला निकल गया टेंशन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी कोई बड़ा हलवा नहीं है, इजी है ना, उसको आप आराम से कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, मेरे पास है नहीं उसका पीडीएफ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में 2 चीजें आपने याद रखनी। एंड एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे अपेंडिक्स होते हैं, इसको आप चाहे कॉपी में लिख लें, अपेंडिक्स होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें चीजें लिखी होती हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। हर चैप्टर के बाद में देयर इज अ ग्लोसरी, या फिर स्टार्टिंग में ग्लोसरी होती है। जो 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी है, उसके स्टार्टिंग में ग्लोसरी है, जैसे कि एस्थेनोस्फेयर, तो एस्थेनोस्फेयर लिखा होगा, उसका मतलब लिखा होगा उन्होंने। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको वहां से समझा के इन्होंने समझाए होंगे इजिली। तो अपेंडिक्स और ग्लोसरीज को नहीं छोड़ना है, मतलब जो बॉक्सेस में लिख रखा है वो नहीं छोड़ना है। दूसरा, जहां पे कोई भी एक कीवर्ड आ रहा है और कीवर्ड को एक्सप्लेन भी कर रखा है विद एग्जांपल, तो वो कीवर्ड्स नहीं छोड़ने, अगर आप प्रॉपर्ली एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो। ये चीजें आपने याद रखनी है। सिर्फ एनसीईआरटी में ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो ये जो बॉक्सेस है, इसके ऊपर सीधा सीडीएस में क्वेश्चन आता है, एनडीए में क्वेश्चन आता है, या फिर जो आपका मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये आपके जो ये यूपीएससी की एंटरप्राइज है ना, इसमें आने से पहले मैं सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए वाले बच्चों को ही पढ़ाता था यूनिवर्सिटी टाइम से ही। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि सीडीएस एनडीए में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, असिस्टेंट कमांडर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं जो आपका एसएससी एग्जाम होता है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। तो इसलिए कृपा करके इनको नहीं छोड़े। ग्लोसरी एंड अपेंडिक्स तो आपने प्रॉपरली करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। अब आते हैं
अपने सिलेबस की तरफ। तो मैप पॉइंटिंग, पहला आप डालिए मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड, मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख महासागर, कितने महासागर हैं हमारे पास, कितने ओशंस हैं? हाउ मेनी ओशंस इन द वर्ल्ड? बताओ, नाम बताओ। सबसे बड़ा इज, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये आपके बिल्कुल फैक्चुअल है, ये आपको रट्टा मारना, रट्टा मारिए, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इस चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। जहां पे आपको लगता है कि क्रैम करके एक चीज चल रही है तो चलाइए, कोई चक्कर नहीं है ना, याद तो रहेगा, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग रखोगे। पैसिफिक है, सबसे बड़ा तो है, डीपेस्ट है तो है, मतलब याद रखना पड़ेगा। दूसरा बताइए, अटलांटिक, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किस लिए? फॉर ट्रेड, इकोनॉमिक, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड रूट। जो ये मैं साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, इनको याद रखिए। तो सबसे ज्यादा ट्रेड रूट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक। थर्ड, नेक्स्ट है इंडियन ओशन, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर एनी कंट्री, इट इज हाफ ओशन, only ocean named after any country and which is a half ocean, not connected to the north pole। जो नॉर्थ पोल के साथ कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारे कनेक्टेड हैं, इसलिए ये थोड़ा सा सबसे अलग भी पाया जाता है। यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी जो है इस क्षेत्र की, वो बाकियों से बहुत अलग है। ये तो दिख ही रहा है इतना, बस ठीक है। तो और बताइए, आर्कटिक ओशन कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक नॉर्थ पोल के साथ पड़ता है। और बताइए, लास्ट इज अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ओशन also known as Southern Ocean। Southern Ocean। तो there are 5 oceans in the world, जिसमें से सबसे बड़ा एंड डीपेस्ट इज पैसिफिक ओशन। उसके बाद अटलांटिक ओशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड रूट होता है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रेड रूट काफी ज्यादा है, दोनों साइड पे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तीसरा आपका इंडियन ओशन, हाफ ओशन, जो कि नॉर्थ पोल के साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ऊपर लैंड मास आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आर्कटिक ओशन, जो कि नॉर्थ पोल के पास है, मतलब साइबेरियन रीजन से नजदीक ऊपर। फिर आर्कटिक रीजन है साउदर्न ओशन। अंटार्कटिक का नाम इन्होंने साउदर्न ओशन रखा क्योंकि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाइड्रोग्राफिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एनी ओशन विच इज बिलो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उसको आप साउदर्न ओशन ही कहेंगे। समझ में आया ये क्या कहा मैंने? समझ में आएगा? एक मिनट, मैप खोले, मैप मैं बना दूं या चलेगा ऐसे ही? ये कह रहे हैं कि बना देते हैं।
ये कह रहे हैं कि नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप 60 लैटिट्यूड से आगे चले जाते हैं तो उसके बाद जो भी ओशन पड़ेगा उसको आप साउदर्न ओशन कहेंगे, क्योंकि उसके बाद लैंड मास अवेलेबल नहीं है 60 डिग्री साउथ के बाद। बनाते हैं, अभी रुक के बनाते हैं। अब आप लिखिए जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, है ना। ये पार्ट है आपके इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन का भी, बट ज्योग्राफी का भी है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो आपने सिंपल लिखना है जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। सर कैन यू लेट मी नो ज्योग्राफी क्लास? आज फर्स्ट क्लास है। हाँ आज फर्स्ट क्लास है, कल बस डिस्कशन किया था हमने सिलेबस का और उसके अलावा जो चीजें थी। जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो भू राजनीतिक यहाँ पे रणनीति चलती है। भू राजनीतिक मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। कि इसके नियर बाय का जो भूगोल है, इसके नियर बाय की जो ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से आप राजनीति चला रहे हैं, मतलब ओशन को देख के आप राजनीति चला रहे हैं कि इस ओशन के ऊपर आपका कंट्रोल कितना होना चाहिए। अब आप कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेड रूट है ना। इंडियन ओशन साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करता है और आपके मिडिल ईस्ट के साथ भी कनेक्ट करता है, राइट, दूसरी साइड। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का, वो ट्रेड रूट है आपका, और उस ट्रेड रूट के साथ जुड़ना पड़ता है आपको। दूसरी साइड पे आपके पास अरेबियन सी है और उसी के साथ आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने अदर नियर बाय की कंट्रीज जो हैं वहां पे जुड़ेंगे नहीं तो आपका ट्रेड व्यापार चलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इंडियन ओशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन। बाकियों में कोई ऐसा नहीं है, सारे के सारे ओशन कनेक्टेड है नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। सिर से ऊपर तो नहीं जा रहा, जाना नहीं चाहिए। ये जहां पे नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछना है आपने, मैं बनाना ही पड़ेगा ना चाहते हुए। थोड़ा सा कुछ रहता है, कुछ रहता है। अब आप आएंगे मैप के ऊपर और यहाँ पे ऐसा ही मैप बन पाएगा, सो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। सो आप सिंपल समझ के चलिए कि दिस इज द मैप ऑफ द अर्थ या फिर मैप ऑफ वर्ल्ड। now सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट ऑफ द अर्थ।
ये जो वाटर बॉडी है दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। मैं आपको नॉर्मल मैप भी दिखाऊंगा, दिस इज एब नॉर्मल मैप, बट नॉर्मल मैप भी आपको दिखाऊंगा मैं लेटर ऑन। सो अब मैं आपको बताता हूं, हमने पहले क्या डिस्कशन स्टार्ट किया है, ओशंस। ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन। आपने पहले लिखा पैसिफिक ओशन, तो दिस इज पैसिफिक ओशन। यहाँ पे एस शेप्ड एक ओशन आता है जिसको कहते हैं अटलांटिक ओशन। ये दिस पार्ट ऑफ द अर्थ यहाँ पे आपके पास है इंडियन ओशन। फिर अगेन यहाँ पे पृथ्वी गोल है तो पैसिफिक ओशन। अगेन ऊपर यहाँ पे कौन सा आएगा, आर्कटिक ओशन। एंड नीचे आएगा आपके पास साउदर्न ओशन। हो गए 5। अब कह रहे हैं कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो अभी हमें क्या चाहिए, एक इमेजिनरी लाइन चाहिए। पहली इमेजिनरी लाइन जो कि आपके पार्ट ऑफ वर्ल्ड को 2 भागों में विभाजित करती है, कट करती है, ज्यादा ऊपर आ गई। एक मिनट मैं इसको ना कंटिन्यूअस लाइन बनाता हूं, ना कि डॉटेड। चला गया। अभी हमें एक इमेजिनरी लाइन देखनी है। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हमें अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दिस इज इक्वेटर। अरे नो, वापिस आओ अब आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। जहां पे कुछ रह गया फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आपने ओशंस लिखा है, नाम लिख लिया उनके सबके। तो आप लिखिए जियोपॉलिटिक्स ओशन, इंडियन ओशन था, उसको मैं अभी लिखवा दूं, पर यार रिस्की काम कर दिया, पहले लिखवा दी मैंने आपको डेफिनेशन। चलो फिर आप शुरुआत करनी है हमें मैप से। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, है ना, आपके पास इक्वेटर है। मैं आपकी ये स्टोरी बाद में लिखा दूंगा आपको, है ना, इक्वेटर वाली। तो सिंपल आप समझिए कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रही है, मतलब इट इज कटिंग दी, फिर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है, अगर आप जैसे अर्थ बनाते हैं ना ऐसे, तो आप ऊपर लिखते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द पिक्चर की northern hemisphere, although northern hemisphere where north pole is ocean, but maximum area जो है that is dominated by the land mass. southern hemisphere में अगर आप नजर डालेंगे, so south pole is a land mass whereas this area is dominated by water. समझ पा रहे हैं? अगर आप नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर की तरफ देखें तो अपर पार्ट जो है यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है। ये जितने भी यहाँ पे डायग्राम बन रखे हैं ना, सो दिस इज, ये भी लैंड मास, ये भी लैंड मास है, ये भी लैंड मास है। तो अपर पार्ट में अगर आप देखें तो जो नॉर्थ पोल है, ये एक टाइप से फैक्ट है कि नॉर्थ पोल जो है एक वाटर बॉडी है, मतलब ओशन है, बट नीचे आपका जो ये एरिया है, ये लैंड मास जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये ज्यादातर लैंड मास से भरा हुआ है, डोमिनेटेड बाय द लैंड मास। Whereas अगर आप साउथ की बात करें तो साउदर्न हम ओशंस की बात करते हैं। दिस इज साउदर्न ओशन, ये अंटार्कटिका नहीं है। जब आपने अंटार्कटिका कहा तभी मैं हंस रहा था कि अंटार्कटिका इज अ लैंड मास, ठीक है। हाँ, अंटार्कटिक ओशन इसको कहते थे, बट इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, इसको नाम रख दिया इन्होंने साउदर्न ओशन। तो साउदर्न ओशन का मतलब है कि जो भी लैंड मास इक्वेटर के नीचे 60 डिग्री साउथ में पड़ता है, तो वो पूरे के पूरे समंदर का नाम साउदर्न ओशन है, उसको आप कोई और नाम नहीं देंगे। सो अंटार्कटिक जो है वो लैंड मास है, आर्कटिक जो है वो ओशन है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ, मतलब ये पैसिफिक देखिए, जो पूरा का पूरा पैसिफिक है, ये मान लीजिए पूरा का पूरा पैसिफिक है, तो ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ भी जुड़ा हुआ है, साउदर्न हेमिस्फीयर के साथ, मतलब साउथ पोल तक किसका पानी जाता है और नॉर्थ पोल तक भी पानी जाता है। अगेन अटलांटिक का एरिया है, बीच में से होलो है ना, तो यहां से भी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों के साथ कनेक्टेड है। इंडियन ओशन की बात करें तो ऊपर ये लैंड मास आ जाता है, दिस इज जहां पे सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, और ऊपर इसके साइबेरियन रीजन है या रशियन रीजन है, चाइनीज रीजन है, मंगोलिया है, ताइवान है। तो इसके ऊपर जो है ये पानी ऊपर कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि ये पानी पूरा का पूरा रुका हुआ है। सो अब आप इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स लिख रहे हैं तो वहीं पे आप लिखिए इंडियन ओशन इज एन एनक्लोज्ड ओशन। इंडियन ओशन इज एन एनक्लोज्ड ओशन। एनक्लोज मतलब लैंड मास से घिरा हुआ है, लैंड मास से सराउंडेड है। Indian Ocean is an enclosed ocean which is surrounded by the land mass, which is surrounded by the land mass, which is surrounded by the land mass in the northern hemisphere, which is surrounded by the land mass in the northern hemisphere, which makes Indian Ocean, which makes Indian Ocean a half ocean, which makes Indian Ocean a half ocean because it is not connected to North Pole, because it is not connected to North Pole, and hence cold ocean currents from northern hemisphere, cold ocean currents from northern hemisphere do not cold ocean currents from northern hemisphere do not wash the Indian coast. North ocean currents do not wash the Indian coast. और प्लीज इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि थोड़ी चीजें कल भी आपको बताई गई हैं। ये आपकी पृथ्वी है, बीच में से इक्वेटर ने कट कर दिया, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, है ना। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इंसोलेशन डायरेक्ट पड़ती है। तो यहां से वार्म करंट चलते हैं कहां की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल से कोल्ड करंट नीचे चलते हैं क्योंकि दिस इज फ्रीजिंग या फिर फ्रोजन एरिया। यहाँ पे ज्यादातर आपको बर्फ देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है ऑल ओवर द ईयर, पूरा का पूरा साल। तो यहाँ से गर्म, जो सिंपल समझिए, इसको मैं लिख देता हूँ वार्म करंट या फिर वार्म ओशन करंट। तो वार्म करंट ऊपर की तरफ को जाता है, गर्म समुद्री धारा ऊपर की तरफ जाती है, और ठंडी समुद्री धारा कोल्ड करंट ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप मैप में हम कह रहे हैं कि बाकी सारे के सारे जितने भी आपके ओशियंस है, पैसिफिक नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल के साथ कनेक्टेड है। तो यहां से जो ठंडी समुद्री धारा है वो यहां आ सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस एरियाज है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। बट यहां से अगर मान लीजिए इस इक्वेटर लाइन से ओशन करंट को ऊपर जाना है, अगर ओशन करंट ऊपर की तरफ को पेनिट्रेट होना चाहता है तो ऊपर लैंड मास इसको रोक लेता है। अगेन ऊपर से अगर कोई ठंडी समुद्री धारा आना चाहती है तो फिर अगेन लैंड मास बीच में इसको पेनिट्रेट नहीं होने देता। तो इसीलिए इंडिया के समुद्री तट पे या इंडिया के कोस्टल एरियाज पे कभी भी कोल्ड ओशन करंट जो है यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, ना ही वार्म ओशन करंट ऊपर नॉर्थ पोल तक पहुंच पाता है। तो दैट इज वाई इंडिया के साथ वाला जो ओशन है, इंडियन ओशन, उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ हाफ ओशन।
कहीं समझ नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं, मेरे पास इनफ टाइम है। सिलेबस आगे पीछे खत्म हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, या बहुत लेट भी हो सकता है, बट द थिंग इज जिस दिन आपके दिमाग में प्रॉपर चीजें आ गई वही मतलब सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नोट्स बना दिया हो गया, नोट्स में वैसे भी दे दूंगा आपको, है ना, वो मिल ही जाते हैं आपको। नोट्स तो दुनिया भर के हैं आजकल, गूगल पे सर्च करिए तो मिल जाएंगे, बट समझने के लिए आए हैं आप यहाँ पे। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप समझने के लिए आए हैं, ऑनलाइन में फिर बतेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, समझ गए। सो ये पैसिफिक, अटलांटिक एंड अगेन पैसिफिक, दे आर कनेक्टेड टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट इंडियन ओशन कनेक्टेड नहीं है। इसलिए लिखिए, इस आगे लिखिए, therefore India have a special climate. India have a special climate known as monsoon type of climate. Monsoon type of climate, MONSOON, monsoon type of climate. Monsoon type of climate, full stop. आगे लिखिए, इंडिया हैज हाँ इसमें लिखिए, इंडिया हैज all the biomes. India has presence of all the biomes which are present in the world. ये सबसे बड़ी लाइन है, India has presence of all the biomes present in the world, मतलब which are present in the world. पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोम्स हैं, जितने भी नेचुरल आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इंडिया में अवेलेबल है। अब लिखिए, जो आपने कहा था इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय लैंड मास, तो आपको ये भी लिखना कौन कौन से लैंड मास। तो आप लिखिए, इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो एरियाज है ना, जिबूती, सोमालिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक, उसके बाद फिर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, अब आपको पूरे लिखने हैं ये। मैं आपको एशिया प्रॉपर तरीके से कराऊंगा क्योंकि हमारा एशियन रीजन है। हम कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का। और एशिया में एशिया की कितनी सब डिवीजन है, मतलब एशिया के आगे कितने पार्ट्स हैं। एक तो आता है आपका वेस्ट एशिया स्टार्ट होता है यहाँ पे गल्फ से, गल्फ कंट्रीज से। तो आपका पहला आता है गल्फ नेशन, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, है ना, वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में क्या क्या है, यमन, ओमान, इराक, कुवैत, सऊदी, है ना, सारे की सारी कंट्री, कतर, सारे के सारे आपके गल्फ रीजन है। उसके बाद जैसे इराक वगैरह क्रॉस करके पहुंचते हैं तो ईरान से आगे आपका सेंट्रल एशिया में क्या क्या आता है, सारे स्थान आते हैं इसमें, जितने भी स्थान है सब आते हैं। एक स्थान छोड़ के एक ही चीज है, दैट इज मंगोलिया, है ना। तो यहाँ पे आएगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। अफगानिस्तान नहीं आएगा इसमें, अफगानिस्तान को मत लिखना, है ना। फिर आपका क्या आएगा बीच में, मंगोलिया। तो सारे स्थान इसमें ही आते हैं। These all स्थान were the स्थान ऑफ USSR। तो ये सोवियत यूनियन के पहले पार्ट्स थे। उसके बाद आप और बताइए, सेंट्रल एशिया के बाद क्या आएगा, साउथ एशिया कहां से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एज पर सार्क नेशन के हिसाब से अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश माना जाता है। बड़ी छोटी सी बाउंड्री लगती है, बट वो बाउंड्री लगती है POK में, तो वो वैसे ही देखा जाए तो एक्चुअल तौर पे हमारा बाउंड्री नहीं है, बट हम फिर भी शो करते हैं क्योंकि इसे ऑक्यूपाई किया है। तो दूसरी साइड पे हमारी एक जो ऑक्यूपाइड हमारी जो टेरिटरी लगती है, दैट इज अक्साई चीन, जो कि चाइना के पास है। तो हमारे पास सिर्फ एक क्या बचा है पॉइंट, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। तो स्ट्रेटेजिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में कि वाई इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन दी सियाचिन ग्लेशियर, जबकि वहां पे कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ना वो इको सेंसिटिव जोन है, फिर भी इतना पैसा खर्च रहे हैं करोड़ों के हिसाब से, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है।
अगर सियाचिन जाता है तो ऑक्साइचिन भी जाएगा और आपका पीओके भी जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे सोल्जर्स बैठ रखे हैं, वो पागल नहीं है, वो इसीलिए बैठा रखे हैं क्योंकि वो सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। वैसे एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट आता है आपका डोकलाम इशू, जैसे आप कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, वो भी कट गया। साउथ तो क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट सारा गया, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें आपके इंटरनल सिक्योरिटी की भी हैं, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी डिस्कशन। तो आप लिखिए इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय, इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय। अब मैं बिल्कुल यहां से शुरुआत कर रहा हूं, जो आपका ये पार्ट है ना, यहां से शुरुआत कर रहा हूं, मतलब आप यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ या फिर दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, इसकी हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन को एनक्लोज करता है। देख रहे हैं आप, हाफ ओशन इसीलिए है, ये छतरी बना दी ना मैंने इसमें, दिस इज हाफ ओशन। तो इसमें आप लिखिए फ्रॉम दिस पॉइंट, आप याद रखिएगा कि हम वेस्ट से ईस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वेस्ट से ईस्ट की बात कर रहे हैं। ये हिमालयस है, सॉरी कलर चेंज, दीज आर द हिमालयस, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये म्यांमार नीचे, और यहाँ पे आपके क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो भी हिमालय का ही पार्ट है, राइट। तो यहां से आप याद रखिए, जिसमें लिखिए आप इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय, पहली कंट्री जिबौती। एक मिनट में इसको हटा देता हूं पहले, पहली जो कंट्री दैट इज जिबौती। इंडियन ओशन इज एनक्लोज्ड बाय जिबौती। सोमालिया, सोमालियन पायरेट्स बहुत न्यूज में रहे, जिनको बोलते हैं हाउथी, ये चोर हैं, चोर लुटेरे हैं, तो हाउथी कम्युनिटी बहुत न्यूज में रही। इंडियन नेवी के वेसल के ऊपर, आईएनएस चेन्नई के ऊपर भी अटैक करने वाले थे, बट टाइम रहते इंडियन ओशन के, सॉरी इंडियन नेवी के जो जवान थे उन्होंने इनको अपने आप को बचा लिया। सोमालिया के बाद आएगा ओमान या यमन, यमन ओमान, एक मिनट मुझे देखने दो किसका फोन आ रहा है, हटो। पहले आएगा ओमान, ओमान, यमन, ओमान, यमन, उसके बाद क्या आएगा, कुवैत, इराक, कुवैत, इराक, ईरान, अफगानिस्तान लगता है इंडियन ओशन के साथ, नहीं लगता क्योंकि उनका रूट ही नहीं है इस साइड पे। आगे आएगा प्रिय मित्र पाकिस्तान, इसके बाद इंडिया, माई कंट्री इज ग्रेट ना। नेक्स्ट 10th कंट्री कौन सी आएगी इंडियन ओशन के साथ? बांग्लादेश आएगा? बांग्लादेश नहीं आएगा, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ओशन नहीं रखता। और श्रीलंका, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है? पूछ रहा हूं मैं, बता नहीं रहा। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है या नहीं है? हाँ, वो मरीन फ्रेंड है हमारा, है ना। श्रीलंका भी मरीन फ्रेंड है। और बताइए कौन सी कंट्री लगेगी? तो बहुत कंट्रीज हैं, अभी तो बहुत रह गई जनता जो लगी नहीं है अभी इनके साथ। मैप की तरफ देखो फिर से, आपको समझ में आएगा कौन कौन सी कंट्रीज रह गई। श्रीलंका पहले लिख दिया हमने,
अगर हम पूरे प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, श्रीलंका बाद में लिखते हैं, श्रीलंका को हटाते हैं यहां से। इंडिया के बाद देखो बांग्लादेश तो लगने से रहा, बांग्लादेश को यहां से हमने रिमूव कर देना है। इंडिया, म्यांमार, म्यांमार के बाद क्या आता है? लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। सो ये आपके कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ पे एक कट कर दीजिए आप, दैट इज लाओस का नहीं लगेगा, लाओस की जगह आप ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर दी मेजर कंट्रीज जो कि भारत के या फिर साथ लगते इंडियन ओशन को कहीं ना कहीं एनक्लोज करती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ जी, जिबूती, सोमालिया, ओमान, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। दीज आर दी कंट्रीज जो कि आपके हिंद महासागर को चारों तरफ से घेरती हैं। अगर फिर से अगेन मैप की तरफ चलते हैं, ये है आपका मैप। सो ये जो छतरी बना रखी थी हमने इस हिसाब से, ये पूरे के पूरे भारत के साथ लगते आपके एरिया को कवर करती हैं। हाँ जी, श्रीलंका मत लिखिए, श्रीलंका एंड मालदीव हमारे मरीन नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ वैसे भी रिश्ते अच्छे नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं लिख रहे हैं हम। उसको आप अलग से लिख सकते हैं ना, नहीं वैसे सारे नंबर वाइज लिख रहे हैं, ऐसे याद रहे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया कि व्हाट आर दी कंट्रीज सराउंडिंग द इंडियन ओशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट पता नहीं, या ईस्ट से वेस्ट पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने वेस्ट टू ईस्ट लिखवाया आपको। ऑस्ट्रेलिया मरीन कंट्री है, ओशिनिया कहते हैं इसको, वैसे दूसरा नाम जो इसका कई मैप्स पे लिखा होता है ओशिनिया। हाँ जी, श्रीलंका भी लिखना है, बट श्रीलंका मेरे को इस वेस्ट टू ईस्ट वाले में नहीं आ रहा ना, समझ रहे हो, जो मैंने बना रखा वेस्ट टू ईस्ट, तो श्रीलंका यहाँ आ जाएगा साउथ में, मालदीव्स और साउथ में आ जाएगा, तो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। आप लिखना चाहें तो उसको अलग से लिख सकते हैं कि टू मरीन नेबर्स ऑफ इंडिया दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स आल्सो सराउंड्स द इंडियन ओशन, वैसे लिख सकते हैं आप। पर मैं अपना, हाँ जी, मैं अपना क्या कहते हैं मैटर खराब नहीं करना चाहते यहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट वाला। ठीक है, अब आपको आना है, जो मैं इसके ऊपर करना चाहता था, इक्वेटर से स्टार्ट करना चाहता था, तो आप लिखिए अभी एक पॉइंट, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, northern part is known as northern hemisphere and southern part is known as southern hemisphere. Northern part is known as northern hemisphere and southern part is known as southern hemisphere. आगे लिखिए fact, FACT, fact. Although North Pole is a water body, but northern hemisphere is, कोई नहीं, आराम से, although ALTHOUGH, although North Pole is a water body,
North Pole is a water body, but the northern hemisphere is dominated by landmass. Northern hemisphere is dominated by the landmass, while WHILE, while South Pole is a landmass, but it is dominated by water body. ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओशियंस. साउदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय ओशियन या फिर वाटर बॉडी. हाँ, मदागास्कर भी है, इथोपिया भी है, सारे ही हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं. मेरे को इस रीजन की बात करनी है सिर्फ, मतलब वेस्ट एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक, इन रीजन्स की मैंने बात की. ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आती है आपकी. सबसे लास्ट जो आपकी आती है जिसको बोलते हैं सेशल आइलैंड, छोटी सी कंट्री है, तो वो भी इंडियन ओशन को सराउंड करती है. बट मैं इस पार्ट ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही पार्ट इसको रोक रहा है ऊपर तक कनेक्ट होने में, और नीचे वाले को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक कनेक्ट करने में. आप लिखिए मैं कराऊं ये कि ना कराऊं. करवाना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. अब लिखिए, various countries have economic interest in Indian Ocean region. Various countries have economic interest in Indian Ocean region. इसको आप कैपिटल में लिखिए, ब्रैकेट में IOR. कई बार आपसे करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे IOR लिखा होगा, तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज इंडियन ओशन रीजन. वेरियस कंट्रीज हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन. मेनली चाइना, which has propounded string of pearls theory. Under this theory, China aims to make its strategic presence in under this theory, China wants to make its strategic presence in the Indian Ocean region. By developing various economic, क्या बोलते हैं, EEZ को क्या कहते हैं, exclusive economic zones. By developing various exclusive economic zones.
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। एक और भी होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बट दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। दैट इज construction of various ports, that is construction of various ports, construction of various ports, construction of various ports, such as अब हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाएंगे, उल्टा जितने भी पोर्ट्स बना रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल दिस इज साउथ अफ्रीका ना, फिर ये गल्फ आ गया, फिर उसके बाद आपके ये कंट्रीज आ गई, दिस इज इंडिया, एंड आगे आपका ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया रीजन, ऐसे दिस इज इंडिया। सो दिस इज इंडियन ओशन रीजन। मतलब यहां से एक लाइन और काट देते हैं जो कि इसको कट कर रहा है। सिर्फ मैं एशिया रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब चाइना क्या करना चाहता है, यहां से लेके यहां तक अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहता है। इसी को कह रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, मतलब मोतियों का हार एक टाइप से, है ना। दिस इज दी मोतियों का हार आपको पहनाया जा रहा है ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसको हथिया लिया जाए। तो अब आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट टू वेस्ट रीजन। बंद हो जाए यार, एक कलर आ जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ आपने आना है। ईस्ट पे पहला जो पार्ट है दैट इज आपने कैसा जैस, फर्स्ट इज चित्तागोंग पोर्ट, ब्रैकेट में लिखिए बांग्लादेश। चित्तागोंग पोर्ट, चित्तागोंग आर्मरी रेड पढ़ा आपने? चित्तागोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन ने की थी। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री का जो चलता है, मिलिटेंट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सूर्य सेन बहुत फेमस है। चित्तागोंग में उन्होंने एक हथियारों का पूरा लूट मचाई थी, जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, जिनको आप मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं ना, उसमें से चित्तागोंग इसलिए फेमस है। चित्तागोंग पोर्ट दैट इज एट बांग्लादेश, पहला पोर्ट इनका ये है। उसके बाद सेकंड, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट ऐसे क्यों। चित्तागोंग फर्स्ट। उसके बाद बताइए कौन सा आना चाहिए? रुको इसके साथ एक और भी हमने थोड़ा सा वो कर दिया, पर कोई नहीं, आप लिखिए सेकंड। कोकोस पोर्ट म्यांमार। तो म्यांमार में भी इनका एक पोर्ट है, कोकोस पोर्ट। कोको आइलैंड भी है एक, तो कोकोस पोर्ट म्यांमार। तो म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद कहां पहुंचे? श्रीलंका। तो आप लिखिए हम्बन टोटा, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड इज हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका। हम्बन टोटा पोर्ट। हम्बन टोटा से फिर ऊपर चलिए, हम्बन टोटा के साथ एक और है साउथ में, मालदीव में, माले पोर्ट। फोर्थ इज माले पोर्ट, ये इन्होंने मालदीव्स में बना रखा है। मालदीव्स में इनका माले पोर्ट। अब आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, दैट इज ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान। दे हैव मेड देयर प्रेजेंस एट 5 पॉइंट्स, है ना, और इन 5 पॉइंट्स पे नेवल मिलिट्री बेस इन्होंने बना रखा है। अब इंडिया क्या कर रहा है? सोया है इंडिया की लार्जेस्ट सबमरीन्स यहाँ पे घूम रही हैं एवरी टाइम, है ना। इंडिया ने प्रेजेंस बनाई है ईरान में, चाबार पोर्ट। सो वी हैव लार्जेस्ट पोर्ट दैट इज चाबार पोर्ट, ये इंडिया का है एट ईरान।
जब भी अटैक करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल, आपके जो 2 पॉइंट्स है ना, ये दैट इज चित्तागोंग एंड दूसरा ये म्यांमार कोकोस, इसके लिए वी हैव लार्जेस्ट नेवल बेस विशाखापट्टनम, जब जरूरत पड़ेगी बहुत अच्छे से यूज करेंगे। वी हैव चेन्नई पोर्ट, जहां पे एजीमाला में आपके नेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे बहुत हैवी बेस बना रखे हैं। आफ्टर दैट हमारा एक पोर्ट और भी है, बट दैट इज अनडिस्क्लोज्ड। ऐसा माना जाता है दैट इज एट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी कंट्री में वो हो सकता है, बट अभी अब तक कानूनी रूप से किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। जो डिस्क्लोज कर दिया तो फिर पता लग जाएगा। तो 2 पोर्ट्स को यहाँ पे संभाल लिया जाएगा, है ना। नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा ने खुद कहा था कि हम आपको देना चाहते हैं, पर इंडिया के साथ डील ठीक नहीं बैठी। उस टाइम पे सरकार थोड़ी सी उतनी ज्यादा जागरूक नहीं थी, पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, कहते गरीब है, इनके पास क्या पोर्ट बनाना है ना, 2014 से पहले वाली सरकार, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो फिर हमारे हाथ से निकल गया, और पार्लियामेंट में भी बहुत बेइज्जती हुई थी इनकी कि तुम एक पोर्ट नहीं खरीद पाए, वो भी श्रीलंका में। तो हम्बनटोटा हमारा फेलियर था। हम्बनटोटा में इन्होंने कहा था कि आप हमारा, इनका एयरपोर्ट था वैसे एक्चुअल में, ये इनका एक खुद का एयरपोर्ट भी था और दूसरा पोर्ट भी था, समुद्री पोर्ट भी था, मतलब बंदरगाह भी था और हवाई अड्डा भी था ये, बट इंडिया ने नहीं खरीदा इसको। तो ये थोड़ी सी हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था। आफ्टर दैट ग्वादार पोर्ट, यहाँ तो हम नहीं ले सकते कभी भी, तो ग्वादार के लिए वी हैव ईरान पोर्ट, है ना, जिसको चाबार पोर्ट हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर एक ग्वादार के अकॉर्डिंग हमें तंग करना चाहें तो इजीली हम इसको मतलब वो कर सकते हैं। बाकी जो अनडिस्क्लोज लोकेशन है वो माले और हम्बनटोटा के लिए, तो जितने इन्होंने बनाए उतने हमने बनाए कि अगर एक जगह से भी चूक रह जाए तो निपटा दिया जाए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारे पास मिसाइल्स हैं वो हम्बनटोटा, चाहे कोकोस हो चाहे चित्तागोंग हो, इस सभी को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज व्हाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारा कभी रुकेगा नहीं। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यही है, यही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सोचो और बताओ, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यही है, किससे नीचे है? नीचे। सो दिस इज हमारा पूरा का पूरा एक टाइप से जियोपॉलिटिक्स, जिसको आप कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। तो ये थ्योरी चलाई जा रही है। अब आप लिखिए और रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया। Regional geography of Asia. Although North Pole is a water body, but the North Hemisphere is dominated by landmass, while South Pole is a landmass but dominated by water body ocean. Yes, yes, बिल्कुल। गल्फ बताइए, गल्फ क्या होता है? यहाँ पे किसी स्टूडेंट का डाउट आया कि व्हाट इज गल्फ? वो तो पेनिनसुला हो गया। गल्फ नहीं होता, लैंड हो गया जेड़ा तीन साइड तो पानी नाल घिरिया हुआ है, वो पेनिनसुला हो गया। और गल्फ जेड़ा वाटर बॉडी है वो तीन साइड तो लैंड नाल घिरी हुई है। ये भी पॉइंट सही है। दूसरा गल्फ का, एक तो आपने बता दिया कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक और बताइए। बस एक साइड से नहीं होगा, मतलब 3 साइड से, वो भी ठीक कहा इन्होंने। दिस इज द मार्शी लैंड, है ना, या फिर पीट लैंड, जहां पे किसी टाइम पे वेजिटेशन डूबी हुई है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वेरी हाई, मतलब कॉन्टिनेंट ज्यादा डूबा नहीं हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। दैट इज एक टाइप से आप कह सकते हैं इमर्ज्ड ओशन की तरह होता है ये। और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट डिपॉजिट मिलेंगे किसके? मार्श के। तो ये एक टाइप से लेटर ऑन देखेंगे आपके जितने भी पार्ट्स हैं, बट पहले आप रीजनल ज्योग्राफी में आइए। और इसमें पहला पॉइंट आप डालेंगे, मतलब एशिया की क्षेत्रीय भूगोल, एशिया का क्षेत्रीय भूगोल, मतलब एशिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से रीजन आते हैं। पहला रीजन कौन सा डिस्कस करना चाहेंगे आप? बताइए। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, या फिर सेंटर पॉइंट से चलेंगे? वेस्ट एशिया को वेस्ट एशिया कहा जाता है, गल्फ नेशन इसको कहा जाता है,
और क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट इसको कहा जाता है। तो जब भी किसी भी करंट अफेयर में, किसी भी किताब मैगजीन में पढ़ रहे हैं मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ नेशन, तो इनकी कंट्रीज के नाम लिखने हैं आपने। आप लिखिए वेस्ट एशिया, गल्फ नेशन, मिडल ईस्ट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से देशों से मिलकर बनता है वेस्ट एशिया? बताइए, बताओ बताओ जल्दी। बड़ी कंट्रीज हैं, हाँ लिखो लिखो, शाबाश। आप याद स्टार्ट करिए वही, ओमान, यमन, लिखिए, लिखते जाइए, ओमान, यमन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया भी मत लिखिए, रुक जाइए। आप लिखिए यमन, ओमान, कतर, जैसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से लिखते जाइए। यूएई, यूएई के बाद लिखिए आप जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, और क्या बताया मैंने आपको, लेबनान, इजराइल, इजराइल, उसके बाद क्या आएगा, बहरीन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, अब आएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, उसके बाद आएगा आपका सऊदी अरेबिया, हाँ, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान एंड इराक। सो दीज आर दी मेजर कंट्रीज। इसके अलावा जो बच्चों की है वो माइनर कंट्रीज होंगी, but these are the major countries that consist, that makes वेस्ट एशिया, गल्फ नेशन, मिडिल ईस्ट। और ये कंट्रीज को प्लीज आपने अच्छे से करना, मैं इसकी मैपिंग कराऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इनस्टेबल या फिर अनस्टेबल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सामान्य स्थितियां नहीं है, ये नॉर्मल एरिया नहीं है। एवरीडे यहाँ पे कुछ ना कुछ तनाव बनता रहता है, स्ट्रेटेजिक एरिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ओमान, यमन, यहाँ पे ज्यादातर पायरेसी होती रहती है। कतर, बहुत अच्छी इकोनॉमी है इनकी, दोहा स्टेडियम में फीफा हुआ था, है ना। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, संयुक्त अमीरात, है ना, संयुक्त अरबी अमीरात, तो ये अमीर लोग हैं। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मोस्ट अनस्टेबल रीजंस। बहरीन, एज सच यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। सऊदी अरेबिया, ये भी अच्छा, मतलब आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ओपेक का पार्ट है, ओईसीडी का पार्ट है ओपेक का, देखेंगे बाद में, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है ये। कुवैत, अच्छा है सिस्टम यहाँ पे। ईरान का, और आपको पता है ईरान का चलता रहता है इशू यूएस के साथ। इंडिया इससे इंपोर्ट करता है तो यूएस वाले नाराज हो जाते हैं, हमें सस्ता पड़ता है, हम क्यों लें किसी और से। और इराक एज सच अभी कोई इशू नहीं है, सद्दाम हुसैन के बाद सब ठीक है ना। दोहा यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पे स्टेडियम पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, पानी है ही नहीं, ठीक है। तो ये वेस्ट एशिया है, पानी पानी देना, ठीक है। होली होली सारी कंट्रीज देखते जाएंगे, जो डंकी लगाते हैं उनको आधी कंट्री याद हो जाती है, पता है। मैं यूगोस्लाविया गया, मैं क्रोएशिया गया, फलानी जगह गया, बेचारे परेशान होके आ रहे हैं। सो ये आपके कुछ एक देश हैं जिनको आपने याद करना है। एंड आफ्टर दैट मैं आपको सही बताऊं तो कुछ एक जितने भी रीजंस हैं कि किस किस की कंट्री, इजराइल की बाउंड्री किसके साथ लगती है, यूक्रेन की बाउंड्री किसके साथ लगती है, पोलैंड की बाउंड्री किसके साथ लगती है, नॉर्थ सी किस किस कंट्री को, बस यही क्वेश्चन होते हैं आपके। इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन बनाएंगे वो, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी पे बनेंगे। थैंक यू।
पैलेस्टीन पैलेस्टीन मत लिखिए अभी इसमें। अब नेक्स्ट जो है आपका रीजन, अभी तो ओशियन हुए हैं ना, कॉन्टिनेंट्स में लिखवा ही नहीं आपको। कॉन्टिनेंट तो बताइए आपको वैसे भी कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है? सर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। There are 7 continents in the world. This is North America, South America, एशिया नहीं है ये, इसको यूरेशिया लिख देता हूँ कई बार मैं। दिस इज यूरोप। यूरोप को अलग करता है एक माउंटेन, यूराल माउंटेन। यहाँ पे एशिया, दिस इज अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ये ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। दीज आर दी जापानीज आइलैंड आर्क्स। और ये आपके कौन कौन से आइलैंड्स हैं? शाबाश, बताओ कौन कौन से आइलैंड है ये? कौन कौन से आइलैंड्स है ये? बट आर दी आइलैंड्स कंट्री, कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं ये? करेंगे इसको लेटर ऑन। साउथ ईस्ट एशिया का मैप में अलग से कराऊंगा आपको, डोंट वरी। सो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नीचे अंटार्कटिका लैंड मास। तो 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से सबसे प्यारा मेरा भारत देश महान है महान है देश कि नहीं है? महान ही है, बिल्कुल महान है देश। इंडिया जैसी इंडिपेंडेंस कहीं नहीं, जहां पे आप अपने प्राइम मिनिस्टर को भी खुलेआम गाली मार सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं कहेंगे, वो कोई रिएक्शन ही नहीं है। आजकल तक हुआ किसी ने उठाया हो? हाँ, बट अगर आप बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स डाल देंगे, है ना, तो फिर हो सकता है। बट नॉर्मली आप कह सकते हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि निकम्मे हैं बीजेपी वाले। बाहर पुतिन को बोल के दिखाइए, एग्जीक्यूट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट आते हैं। बेस्ट के बाद कहां जाएंगे? ईस्ट नहीं जाएंगे, अभी सेंटर पे आएंगे। सेंटर तो लिखिए सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया सेकंड इज सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। मैं पॉइंटिंग थोड़े अच्छे से करेंगे, आराम से, क्योंकि उसके बाद जब कोई कंट्री आएगी, कोई कॉन्टिनेंट आएगा, तो आप परेशान नहीं होने चाहिए क्या हो गया ये, है ना, हमारे साथ। तो ऐसा फील नहीं आना चाहिए। तो सेंट्रल एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान, बहुत अच्छी कंट्री कजाकिस्तान, जाना है मुझे। और जो गाना सुना ना आपने, ब्लू आइज हिप्नोटाइज मैनू कर दी हैं मैनू। उज्बेकिस्तान में जो उज्बेकी लोग हैं उनकी आंखें ब्लू होती है, सो ब्लू आइज वहां पे हैं। सो मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और बताइए कोई स्थान है तो? कोई स्थान नहीं बचा अभी। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आएगा इसमें, अफगानिस्तान मत डालिएगा। किर्गिस्तान, हाँ किर्गिस्तान। सो दीज आर दी कंट्रीज जो कि ये पहले जितने भी स्थान है दे वर दी पार्ट ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के ये पार्ट थे। और यूक्रेन भी कभी सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो वो क्लेम करते हैं कि हमारा है ये, जैसे इंडिया कहता है कि पीओके हमारा है, बट वो यूक्रेन में दम है कि वो अपने एरिया को इन्वेड कर रहा है। बट इंडियंस नहीं कर सकते, इंडिया कभी पंगा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमने चाइना से बहुत अच्छे से मार खाई है। बहुत लोग मेरी इस चीज से वो होते हैं। प्राइम टाइम पे 9 बजे 10 बजे न्यूज पे सबका आक्रोशित हो जाना ठीक है
है ना, उस टाइम सबके कुछ ना कुछ पैक वैग लगे होते हैं अंकलों के, स्पेशली रिटायर्ड लोग जो होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम अपना पीओके वापस लेंगे। बट ये प्राइम टाइम पे अर्नब गोस्वामी भी कह सकता है इजीली, क्योंकि वो सेफ जगह पे बैठा है। जो एक्चुअल में बॉर्डर पे बैठे हैं, दे डोंट वांट वॉर, है ना। दूसरी बात, इंडिया अगर अटैक करना चाहे भी पीओके के ऊपर, तो पीओके से रास्ता बनाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो वहां पे चीन के लोग बैठे हुए हैं अपने, है ना, चाइनीज। तो वो अब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किस बात पे करना है कि आप हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच में आ रहे हैं, हमारा जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बीच में आपने अटैक किया। तो एक्चुअल में पाकिस्तान वॉर नहीं लड़ेगा, वॉर लड़ेगा चाइना, और इंडिया चाइना के साथ वॉर करना नहीं चाहता। इंडिया का चाइना के साथ वॉर होना मतलब इंडिया के साथ में रशिया का आना, और रशिया का साथ में आना मीन्स यूएसआर का भी बीच में आना, या फिर रशियन के साथ में यूएस का बीच में आना। तो ये बहुत बड़ा टेंशन एरिया है, दैट इज वाई हम इग्नोर करते हैं कि नहीं चाहिए। अब कभी कभार इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं कि जैसे राम मंदिर बन गया वैसे हम पीओके भी ले लेंगे। तो ये कहने में सुनने में मत अच्छा लगता है। नहीं, ठीक है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखिए आप, अभी चेक करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन ऑन हो गई है यहाँ पे। सेंट्रल के बाद कहां जाएंगे? साउथ एशिया। तो आप लिखिए साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या क्या है? भारत और भारत के साथ वाले जितने पड़ोसी देश सब इसमें आते हैं। तो नाम लिखिए पहले, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हाँ, सबसे मेन आपको क्या करना है, एक एटलस लेना है, बहुत जरूरी है ये। और एटलस आप दो ले सकते हैं, दो प्रकार के एटलस हैं आपके पास। एक ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड का, हाँ, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ये नहीं लेना है तो ब्लैक स्वैन का, ओरिएंट ब्लैक स्वैन का आता है एटलस, वो आपने लेना है। पर ये लेना इसलिए नहीं कि मेरे पास किताबें बहुत सारी हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं। इसको आपने डेली देखना है, जहां पे भी न्यूज पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपने आज आपके जो नोट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से आपने एटलस खोलना है। एटलस में दो चीजें देखनी है। अब आपका टॉपिक थोड़ा साइड हो गया है, बट फिर भी जो याद आ रहा बता रहा हूं मैं आपको। एटलस में दो चीजें देखनी है, वर्ल्ड साइड पे अलग और इंडियन साइड पे अलग। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, आपके पास इसमें पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, जो भी आप एटलस ले रहे हैं। वैसे सब में ही होता है बट फिर भी ध्यान रखें, फिजिकल मैप इसमें होना चाहिए। अब पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि कंट्री सबके नाम लिख रखे होते हैं। फिजिकल में क्या, फिजिकल फीचर्स दिखा रखे होते हैं कि माउंटेन कहाँ पे है, ओशन कहाँ पे है, रेंज कौन कौन सी है, प्लेटोस कहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी सेम चीजें, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपने, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप यहाँ पे होना चाहिए। सो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और कौन सी कंट्री आएगी आगे? नेपाल, भूटान, है ना, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, और बताइए कौन सा रह गया? अफगानिस्तान लिखना है, बट उसके ब्रैकेट में जरूर लिखना है एज पर सार्क नेशंस। अफगानिस्तान ब्रैकेट में एज पर SAARC, सार्क नेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो अगेन ये इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो वहां पे आपको पढ़ना है। सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, कब बना, कैसे बना, क्यों बना, आपको इंटरनेशनल रिलेशन में IR में पढ़ना है। सो अफगानिस्तान हो गया साउथ एशिया। साउथ एशिया के बाद क्या आता है? फोर्थ है ना, फोर्थ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार से बगल में जितने भी कंट्री पड़ती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या आएगा? चाइना नहीं आएगा। चाइना जो है आपका वो आएगा ईस्ट एशिया में। चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे अलग कंट्रीज हैं। ताइवान अलग कंट्री है या चाइना के अंडर है? ताइवान जो है एक डिस्प्यूटेड लैंड है। जापानीज के पास था, वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर जापानीज ने छोड़ दिया, फिर चाइना के पास गया। चाइना से उन्होंने कहा कि वी आर इंडिपेंडेंट, और कई बार ये न्यूज में चलता रहता है कि जो आपकी टैपेई है सिटी, इनकी जो कैपिटल है ना, वो कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिकली, पहले इनके 3 पॉइंट हैं कि हम सॉवरेन हैं, दूसरा बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिकल तरीके से जो है हर बार सरकार बनाते हैं, यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है, हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, वो दोनों हम चुनते हैं। और ये कह रहे हैं कि इनकी बड़ी स्टोरी है यार, छोड़ो, आप सिंपल समझिए कि ताइवान जो है उसके ऊपर क्लेम करता है चाइना। इतना जापानीज नहीं करते इन्फ्लुएंस, जापानीज कहते जो है वही संभल जाए वही बहुत है, बट चाइना कई बार कहता है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश में कहता है कि दिस इज साउथ तिब्बत, ऐसे कैसे दे देंगे हम, है ना, सो नहीं दे सकते। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, और क्या बताया मैंने आपको? वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, और कौन सा है इधर? फिलीपींस, थाईलैंड। थाईलैंड हो गया? नहीं हुआ। थाईलैंड, और सोचिए, सिंगापुर रहेगा। सिंगापुर सबसे ज्यादा FDI आती है हमें यहां से। FDI आती है? FDI नहीं आती, कुछ और आता है, रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस आता है सबसे ज्यादा सिंगापुर। रेमिटेंस का मतलब क्या है? फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, दैट इज रेमिटेंस। दीज आर दी मेजर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। भारत की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो हमारी सबसे बड़ी जो मार्केट है कंज्यूमर मार्केट, जहां पे हम ज्यादातर अपना ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ये कंट्रीज है। दैट इज वाई भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसलिए ये कंट्रीज आपको याद रहनी चाहिए।
ठीक है जी, हो गया साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल ऊपर लगता है ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया जिसे कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आइए। डोंट वरी। ईस्ट एशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी पहनी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो इंडिया जापान रिलेशंस बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे। वी हैव कोर्डियल रिलेशंस। कोर्डियल रिलेशन मतलब अच्छे हमारे संबंध हैं, क्योंकि जापान में जो आपका बुद्धिज्म गया है वो यहीं से गया है ना। सो इसलिए हमारे अच्छे संबंध है। कौन है अभी जापान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? एक थे फूमियो किशिदा, अभी कौन है? तो याद रखना है ना, याद रखना है। जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उनको प्रॉपर याद रखना है। अब आपने जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लिखी है, आपका ये एक टाइप से होमवर्क ये भी है। अच्छा मुझे बताइए, म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है? क्या है म्यांमार की कैपिटल? वियतनाम की हनोई, हनोई सिटी। पूरे वर्ल्ड में दो ही ऐसी कंट्रीज है जिनके कंट्री में मतलब जो कैपिटल उसका नाम है सिटी के नाम, जैसे पनामा का पनामा सिटी, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, और हनोई का हनोई सिटी, मतलब वियतनाम की हनोई सिटी। मलेशिया की कौन सी है कैपिटल? इंडोनेशिया की जकार्ता। थाईलैंड की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इधर इधर आ रहे हैं जवाब आ रहे हैं। आपने याद रखने हैं बस, अभी मत इतना परेशान हो जाइए, बट मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल बीजिंग। हांगकांग तो नहीं है? नॉर्थ कोरिया की? साउथ कोरिया? सियोल। सही कह रहे हो, इतना क्यों हो रखे हो? और नॉर्थ कोरिया की पैंगयोंग समथिंग ऐसा छोटा सा नाम है, वो याद रखिए। जापानीज टोक्यो सिटी। सो कैपिटल्स आपको याद रहनी चाहिए जो मैं अभी तक। आप एशिया का तो प्रॉपर याद रखिए प्लीज। किसकी? मलेशिया की, हाँ। इंडोनेशिया की कौन सी है? अभी नई भी बना रहे हैं ना, मनीला। हाँ, मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके लिए बड़ा फेमस है वो। छोड़ो कोई नहीं, बाद में करेंगे, बहुत कुछ आएगा अभी तो शुरुआत है। सो आपके एशिया कंप्लीट हो चुका है? हो गया कि नहीं हुआ? मुझे चेक करने दो, इसके बाद क्या आता है। वो आपका वैसे ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है एक, उसको बाद में करेंगे ना, एक बार ही रुको। एटलस इसलिए क्योंकि आप एटलस में खुद जब देखेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। नेक्स्ट, आपने ओशंस कर लिए, कॉन्टिनेंट कर लिए। अब लिखिए मेजर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। मेजर, हाँ जी, ब्रेक अभी 41 हुए हैं। लिखिए कितने बजे स्टार्ट हुई? 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। थक गए आप? मैं इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ आपको।
वही तो कह रहा हूँ, फिर तो ब्रेक ही है। 10 मिनट लगा लो चलो। मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। सो मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, पहला क्या है? रॉकीज माउंटेन रेंज। कहां पे है ये? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा एंडीज माउंटेन रेंज। कहां पे है ये? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तीसरा एल्प्स माउंटेन रेंज। कहां पे है एल्प्स? यूरोप। नेक्स्ट क्या है? एटलस माउंटेन रेंज। किथे है ये? अफ्रीका। फिफ्थ आपका है हिमालयाज, क्योंकि बहुत तंग करने वाला है आपको हिमालयाज, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, फिर उसकी रेंजेस, फिर इसमें कौन कौन से वेजिटेशन पाई जाती हैं। तो हिमालयाज, इंडिया। So these are the major mountain ranges of the world. विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, तो रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस और हिमालयास। ठीक है, मैप पे जाएंगे फिर दोबारा देखेंगे। हो गया? मैप बेचारा मेरा बहुत दूर रह गया। ये देखिए, यहां पे रॉकीज माउंटेन रेंज है, दिस पार्ट वेस्टर्न साइड पे। यहां पे एंडीज माउंटेन रेंज है, दिस इज रॉकीज। जैसे बहुत ज्यादा अभी ये मतलब घुल चुका है सब कुछ इसमें अभी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एंडीज, ये भी इस साइड पे लगता है। इस पार्ट में अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास है एल्प्स, दिस पार्ट पे एटलस, और ये तो पता ही आपको हिमालय। तो ऐसे आपके माउंटेन रेंजेस हैं, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस एंड हिमालय। सो दीज आर द मेजर माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। आप लिखिए रिवर्स, मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड। Major rivers in the world. रिवर्स कौन कौन सी रिवर है बताइए? नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। रिवर मिसिसिपी, MISSI, फिर SSI, फिर PI, फिर PI आता है। मिसिसिपी एक ही आता सिंगल। सो दिस इज द मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी दैट इज मिसिसिपी रिवर। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, अरे ये तो पता होना चाहिए, अमेजन। वेरी गुड। सो रिवर अमेजन, साउथ अमेरिका। और बताइए रिवर अब कौन सी आएगी? कॉन्टिनेंट के हिसाब से बतानी है आपने, जो सबसे बड़ी रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका कुछ महत्व है इन देशों के लिए।
दसो जी दसो। राइन यूरोप दी राइन रिवर राइन एंड राइन रोन, दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप रीजन। तो यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से आपकी रिवर राइन एंड रोन है। ये रिवर राइन एंड रोन हम देखेंगे ट्रेड रूट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो राइन एंड रोन। और कौन सी नदी है इंपॉर्टेंट? अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नदी है जिसका नाम है रिवर नाइल, है ना, जिसको आप कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजन, जो आपने अभी लिखा था। तो अमेजन को मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट रिवर, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो दिस इज रिवर नाइल, जिसे नील नदी भी कहा जाता है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और ये अफ्रीका में है, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और दसो जी। इंडिया, इंडिया तो गंगा इंडिया में तीनों ही लिखनी है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, तीनों हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। बट इनमें भी अगर आपको बड़ी देखनी है तो गंगा ही लिखना है, क्योंकि गंगा 2500 समथिंग किलोमीटर है। इंडिया में सॉरी इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दीज आर द मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड। माउंटेन्स भी हो गए, रिवर्स भी हो गए। प्लेटूज मैंने आपको कहा कि बाद में देखेंगे इसको, कुछ और रहता है। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। इसके बाद बाकी कुछ और नदियां जैसे निकारागुआ है, पराना है, बहुत नदियां हैं। लेटर हम देखते हैं उनको। झीलें बहुत सारी हैं,